I have a really amazing podcast episode today. I will be talking with Yasraj. He has recently cracked GSOC, being a non-CS background undergraduate. We will be talking about his preparation strategy, his complete process, like from where he started, from where he came to know about open source, and we will be also sharing some tips for all those who want to crack GSOC in upcoming years. We will be talking about everything that requires to crack GSOC. Basically, GSOC is an open source event organized by Google, and we will be talking a lot more about GSOC in this episode. So, enough talks, let's get to the podcast. Hello, Esras. Thank you for being here. And first of all, many congratulations for cracking GSOC. So, how are you doing there, bro? Uh, Thanks a lot, Priyanshu, for inviting me to your channel. I am doing very well here. So, can you please Hello, everyone. introduce yourself to our audience? Yeah, sure. So I am Yashraj. I am from IIT Roorkee, and this year I have cracked GSOC with OPIA Foundation. So, ओके सो थैंक यू सो आज के हम इस वीडियो में पॉडकास्ट में बात करेंगे कि जी यशराज ने कैसे सेकेंड ईयर में नॉन सीएस होते हुए भी बैकग्राउंड से जीसॉक को क्लियर किया है तो व्हेन डिड यू स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी ब्रो लाइक यू वर डूइंग कोडिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम और यू स्टार्टेड व्हेन यू एंटर्ड इन कॉलेज हाँ, तो इसका ये है कि मतलब जब मैं कॉलेज में गया तो उससे पहले CS रिलेटेड कुछ खास किया नहीं था, 11th 12th में भी नहीं। ओके और क्योंकि और कॉलेज में जाने के बाद ही ये सब के बारे में पता चला। और फर्स्ट सेमेस्टर भी कुछ खास किया नहीं, तो मेनली सेकंड सेमेस्टर से ही जर्नी चालू हुई। ओके तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कोर्स में जावा था। तो क्योंकि जावा एंड्रॉयड रिलेटेड होता है काफ़ी, तो उसकी वजह से मैंने एंड्रॉयड चूज़ किया। और उसके बाद एंड्रॉयड करते 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 सेकेंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में मुझे मतलब ओपन सोर्स के बारे में पता चला सीनियर से और फ्रेंड्स से। तो नवंबर और दिसंबर के आसपास मैंने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चालू किया। और फिर उसके बाद अभी मैंने जीसॉक। तो तुमने जीसॉक से पहले ही कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया था ओपन सोर्स में तुमने जीसॉक का वेट नहीं किया कि जीसॉक होगा तभी मैं स्टार्ट करूंगा नहीं, हाँ, मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था कंट्रीब्यूशन। ओके तो ओपन सोर्स के बारे में सीनियर से तुमको पता चला तो फिर तुमने मतलब कैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया लैंग्वेज स्टार्ट कैसे किया कैसे सेलेक्ट किया प्रोजेक्ट अपना श्योर। तो जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, वो तो कोर्स में जावा था तो उससे हो गया। और फिर जब एंड्रॉयड करते गया तो फिर मतलब एक होता है कम्युनिटी से, मतलब वो पता चला कि कॉटलिन एंड्रॉयड में ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो मैंने कॉटलिन भी सीख लिया उसके बाद सेकेंड ईयर के आसपास। और फिर जब मुझे सीनियर से पता चला और फ्रेंड से ही पता चला ओपन सोर्स के बारे में, तो मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया गिटहब पे। और उसके बाद एक आध ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कंट्रीब्यूट करना चालू किया। तो कंट्रीब्यूट करते करते काफ़ी नई चीज़ें पता चली और काफ़ी सारे स्किल्स भी डेवलप किए मैंने वहाँ से। तो और उसके बाद जीसॉक में प्रोजेक्ट्स के लिस्ट आते हैं, तो उनमें से एंड्रॉयड रिलेटेड कोई एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके तो तुमने जावा जो सीखा तो फिर जावा से तुमको कॉटलिन जहां तक मैं जानता हूँ कि जावा और कॉटलिन बहुत हद तक रिलेटेड है तो स्विच करने में कितना टाइम हाँ, लगा जावा के बाद कॉटलिन पे स्विच करने में कितना टाइम लगा श्योर। तो शिफ्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब क्योंकि जावा पहले से आती थी मुझे, तो एक महीने के अंदर मैंने मतलब कॉटलिन भी सीख ली थी, तो उतना टाइम नहीं लगा। ओके तो फर्स्ट लैंग्वेज अगर सीख लेता है कोई प्रोग्रामर न्यूबी है तो उसको स्विच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यही है ना बेसिक नहीं, या ओके तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताओ कौन सा तुम्हारा वो ऑर्गेनाइजेशन है और कैसे हाँ, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओपिया फाउंडेशन है। और ये गूगल का ओपन सोर्स इनिशिएटिव है। तो और मेरा प्रोजेक्ट एंड्रॉयड बेस्ड है। और हमारे प्रोजेक्ट में मतलब ऐसा है कि कुछ ट्रिक डेवलपर ऑप्शंस मेन्यू करके मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। तो उसमें हमें ये करना है कि कुछ ऐसे ऑप्शंस बनाने हैं जो कि सिर्फ डेवलपर्स के लिए ही होंगे, जिनसे जो डिबगिंग और टेस्टिंग का काम होता है वो आसान हो जाए। तो इस रिलेटेड मेरा प्रोजेक्ट है। ओके तो तुमने सिर्फ ओपीएम में ही अप्लाई किया था और भी प्रपोजल्स में अप्लाई किए थे क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ 2-3 प्रपोजल में अप्लाई कर सकते हैं जी साथ में
हाँ या राइट। तो जीसॉक में आप मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, वो सेम ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं। तो लेकिन मैंने एक ही में अप्लाई किया था, सिर्फ ओपिया में। तो तो हमारे यहाँ पे और बहुत सारे ऑडियंस है जो जीसॉक के बारे में नहीं जानते हैं जीसॉक क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जीसॉक मतलब क्या होता है बेसिकली। या श्योर। तो जीसॉक एक ओपन सोर्स इवेंट है जहाँ पर ढेर सारे जो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। जैसे पॉपुलर की बात करूँ तो मैं आपने मोजिला का नाम सुना होगा, और क्रोमियम का नाम सुना होगा। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी ओपन सोर्स में आते हैं। तो ये एक तरीके से ओपन सोर्स को प्रमोट करने के लिए जीसॉक कंडक्ट करवाया जाता है गूगल द्वारा। तो इसमें है कि सारे ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट लेते हैं, और वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स लिस्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स को होता है कि कोई भी एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, और इनसे होता है कि लोग अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। और मेनली जीसॉक से एक कम्युनिटी बॉन्डिंग होती है ओपन सोर्स में, उसको प्रमोट किया जाता है। ओके, तो जीसॉक में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उस पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन में पहले कंट्रीब्यूट करने के लिए या फिर नॉन पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन उस पर कंट्रीब्यूट करने के लिए चांस किस में ज़्यादा होता है सिलेक्शन का? या तो ऐसा है कि ये पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। चांसेस की बात करूं तो ऐसे कोई कह नहीं सकता कि किसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उनमें स्लॉट्स ज़्यादा आते हैं, बट लोग भी ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो हम्म। कंपटीशन वहाँ भी टफ होता है। और ओके। जो नई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें स्लॉट्स कम होते हैं, भले ही कंपटीशन कम हो, तो वहाँ भी एक तरीके से कम स्लॉट्स हैं तो कंपटीशन ज़्यादा ही है वहाँ। ओके, तो जीसॉक में अप्लाई करने से पहले आपका मतलब वो एक्सपर्ट होना जरूरी है कोई लैंग्वेज में, या फिर आप बेसिक भी कुछ सीख के अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं? हाँ, तो एक्सपर्ट होना तो ज़रूरी नहीं है ऐसा, बट अगर आपको अपनी फील्ड की नॉलेज है तो काफ़ी बेटर होता है इससे, और काफ़ी हेल्प मिल जाती है प्रपोजल बनाने में। लेकिन अगर आप सीख भी रहे हैं तो आप सीखते सीखते प्रपोजल बना सकते हैं, क्योंकि प्रपोजल में कोई कोडिंग वोडिंग नहीं करनी होती, आपको अपना आइडिया प्रेजेंट करना होता है। तो आप प्रपोजल बनाने के बाद भी वो स्किल डेवलप कर सकते हैं एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होने से पहले, जीसॉफ्ट की कोडिंग स्टार्ट होने से पहले। ओके, तो ये जरूरी नहीं कि अप्लाई करने से पहले आपको एक्सपर्ट होना है। तो मेन प्रोपोजल स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए, उसके बाद फिर आपको कोडिंग पार्ट हाँ में मूव ऑन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ओके, प्रपोजल काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होती है। तो ऐसा कोई लैंग्वेज है जिससे कि जीसॉक का पास जो है थोड़ा इजी हो जाए, या फिर कोई ऐसा लैंग्वेज जो बहुत कम लोग के द्वारा लिया जाता हो? हाँ, तो एज सच कोई ऐसी लैंग्वेज तो नहीं है कि मतलब आप ये लैंग्वेज लोगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। बट जहाँ तक बात है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज की, तो वो वेब में आती है, क्योंकि वेब में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है। बट उनमें अप्लाई भी काफ़ी लोग करते हैं, तो कंपटीशन थोड़ा वहाँ टफ होता है। और जो थोड़ी अलग टाइप की फील्ड्स हैं, जैसे कि एमएल हो गया, या फिर क्रिप्टो हो गई, ब्लॉकचेन हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर कम लोग अप्लाई करते हैं, बट कम लोगों को नॉलेज भी होती है। तो अगर आपके पास इस फील्ड में नॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी कम कंपटीशन मिलेगा। ओके। ओके, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो आपको दिमाग में रखना होगा जीसॉक में सिलेक्शन करने से पहले? हाँ, तो जीसॉक में सिलेक्शन करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैं सिर्फ जीसॉक के लिए ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि उस माइंडसेट से सिलेक्शन शायद ही हो पाएगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे लोग ढूंढते हैं जो कि थोड़े पैशनेट होते हैं, क्योंकि और आपको पहले से मतलब ये अपने आप को दिखाना होता है कि आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो, आपका इंटरेस्ट है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना। तो ओके। मेरा मानना यही है कि कंसिस्टेंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जब से आपको ये मौका मिले आप कंसिस्टेंटली काम करते जाओ, काफ़ी आसानी से जीसॉक क्रैक हो जाएगा। ओके, जैसा कि आपने बताया कि आपने भी जनवरी में स्टार्ट किया था, आपने जीसॉक का वेट नहीं किया, तो अगर आप जीसॉक का वेट करते तो हाँ आपका सिलेक्शन का चांस कम हो जाता है ऐसे में, क्योंकि वो आपको हाँ, दर्शाता है कि ऑब्वियसली आप कम हो जीसॉक के जाएगा। टैग के नाम पे आप जा रहे हैं, आप मेन इंथुसियास्ट नहीं है या ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। ओके, तो सब मेन ऑब्वियसली चीज़ या ये ध्यान में रखना है कि आपको ओपन सोर्स बहुत पहले से स्टार्ट कर देना है, जीसॉक आपको वेट नहीं करना है या मेन। ओके, तो और टाइम मैनेजमेंट और माइंडसेट क्या होना चाहिए, टाइम कैसे मैनेज करते हैं अपने कॉलेज लाइफ से और फिर इस टाइप से एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट करिकुलर में देने में? हाँ, तो ये जनरली
ऐसा है कि ऑफलाइन सेमेस्टर में तो काफ़ी डिफरेंट सीन होता, बट क्योंकि ये सेमेस्टर ऑनलाइन था हमारा कॉलेज, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें अटेंडेंस कंपलसरी नहीं थी और लेक्चर्स मोस्टली रिकॉर्डेड होते थे। तो मैं ऐसा करता था कि कुछ लेक्चर्स स्किप करके एक साथ साथ में देख लेता था वीकेंड वगैरह या फिर 15 दिन के इंटरवल पे। तो इस तरीके से मैं लेक्चर्स में थोड़ा टाइम बचाकर यहाँ टाइम देता था, तो उससे हो जाता था। ओके, तो ये कुछ ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है कि जैसे कि आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं, ईसी आपका ब्रांच है, तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं हुआ आपके लिए ये जीसॉक को क्लियर करने का? नहीं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि अलग-अलग ब्रांचेस से क्वालिफ़ाई करते हैं, तो इसमें ये ब्रांच का कोई रिलेशन नहीं कि आप सीएस हो तो ही जीसॉक क्रैक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आप सीपी करते थे या नहीं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? हुँ। तो ओपन सोर्स में एंटर करने से पहले मैंने थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी थी, बट जब से ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चालू किया तो थोड़ा टाइम मैनेज करने में दिक्कत आई, तो मैंने सीपी को थोड़ा रोक दिया था और मैं इसमें लगा हुआ था। और फिर रिसेंटली जब रिजल्ट आ गया जिस वक्त के, तो उसके बाद मैंने दोबारा से कंटिन्यू कर दिया सीपी चालू करना। तो सीपी करने से कुछ एज मिलता है या नहीं जीसॉक में? अगर जो बंदा सीपी नहीं कर रहा हो और जो सीपी कर रहा हो, दोनों में कुछ ऐसा हो सकता है नहीं अंतर, कि जो सीपी कर रहा हो उसका ज़्यादा चांस हो सिलेक्शन का, या फिर जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो उनके सिलेक्शन का? हाँ, देखो सीपी से ये होता है कि आपको अपनी स्किल्स पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अगर आप सीपी करके टाइम साथ में मैनेज कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, और काफ़ी एज मिलता है इससे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर आपने सीपी नहीं करी तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि जीसॉक मेनली डेवलपमेंट फोकस्ड इवेंट होता है। तो ओके। इसमें आपको डेवलपमेंट स्किल्स चाहिए होती हैं, और वो एक्सपर्ट लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उतनी मैटर नहीं करती। तो सीपी मैंडेटरी नहीं है, बट कर रहे हो तो वेल एंड गुड। और सेम डीएसए के लिए अप्लाई होता है, नहीं डीएसए आपका अच्छा होना चाहिए या फिर नॉर्मल भी चल सकता है? बेसिक नॉलेज तो डीएससी की चाहिए होती है, ओके। उससे काम हो जाता है। सो आप तो टीयर 1 कॉलेज से बिलोंग करते हैं, आईआईटी रुड़की से, तो वहाँ पे कोडिंग कल्चर ही बहुत अच्छा है, या फिर सीनियर का गाइडेंस भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो टीयर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हैं, या फिर जिनके पास अच्छी गाइडेंस नहीं है, जिनको ज़्यादा जीसॉक के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? या श्योर। तो ऐसा है कि आप सही कहा आपने कि मतलब हमारे कॉलेज में कोडिंग कल्चर काफ़ी बढ़िया है और गाइडेंस भी मिल जाती है। तो लेकिन अगर आप इस बार देखोगे तो हमारा सेमेस्टर भी ऑनलाइन ही हुआ था। तो जो कोडिंग कल्चर है वो घर पे उतना हेल्पफुल नहीं होता, वो आपको खुद से ही करना पड़ता है। तो एक तरीके से मैंने भी खुद को सेल्फ मोटिवेटेड ही रखा था इस काम के लिए, और सेल्फ मोटिवेशन ही काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आप टीयर 3 कॉलेज या किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आपको खुद में ही मोटिवेट रहना पड़ेगा और थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा चीज़ों से। और काफ़ी सारे वेबिनार वगैरह होते हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाते हैं, लोग बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए कॉलेज में जाने के बाद। आप वो सब देखकर अवेयर हो सकते हो। ओके, तो आपने जो प्रपोजल बनाया, तो उसमें प्रपोजल में आपने सिर्फ एक बार में अच्छा प्रपोजल तैयार कर लिया, या फिर उसमें आपके सीनियर्स ने कुछ हेल्प किया, या फिर बहुत सारे चेंजेस लाए आपने बार बार उसमें? हम्म। तो ये वैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है, बट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था ओपिया फाउंडेशन, उसमें ये था कि उनका एक फिक्स टेम्पलेट था, होता था प्रपोजल की इस टेम्पलेट में आपको देना है। तो उन्होंने वो टेम्पलेट पहले ही दे रखा था, तो सबने उसी टेम्पलेट के बेसिस पे प्रपोजल बनाया। और उनका था कि वो उन्होंने एक ओपन गूगल ग्रुप भी बना रखा था कि जिसी किसी को भी अपना अगर प्रपोजल रिव्यू करवाना है मेंटर्स से या और एडमिन से, तो वो अपना प्रपोजल वहाँ पे शेयर कर सकता है। तो मैंने भी वही किया था कि पहले एक इनिशियल ड्राफ्ट बना लिया था मैंने अपना प्रपोजल का, जो इनिशियल आइडिया था मेरा, और उसको मैंने रिव्यू करवाया। तो काफ़ी सारे रिव्यूज और मेंटर्स काफ़ी हेल्पफुल थे, और उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए प्रपोजल में, और एंड में मतलब काफ़ी अच्छा प्रपोजल बन गया। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑप्शन अवेलेबल है मेंटर से रिव्यू करवाने का, तो ज़रूर करें। ओके, तो मेन बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग प्रपोजल है, तो प्रपोजल में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि मेन आपका वही रीजन हाँ, है सिलेक्शन होने या का स्टार्टिंग में। और फिर बहुत सारे करेक्ट। बच्चे हैं जो जीसॉक में स्टाइपेंड के लिए जाते हैं, या फिर अच्छे अच्छे टैग के लिए जाते हैं और स्वैग के लिए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं आपको कितना इंटर्नशिप मिला, और उसके बाद मतलब आपका क्या कैसे मिलता है इंटर्नशिप का, कैसा प्रोसेस है?
हाँ, तो टैग और जो स्टाइपेंड है जीसॉक के साथ आता है, वो एक तरीके से उसके पर्क्स हैं। आपका वो फोकस नहीं होना चाहिए कि मैं स्टाइपेंड के लिए जीसॉक करूंगा या टैग के लिए जीसॉक करूंगा, तो उससे वो मोटिवेशन नहीं आ पाएगा। और जहाँ तक इंटर्नशिप की बात है, तो गूगल ने खुद ही क्लैरिफाई कर रखा है कि जीसॉक से गूगल में इंटर्नशिप या जॉब का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कुछ। तो ओके, तो बहुत सारे मतलब मिसकॉन्सेप्शन बच्चे के पास रहता है कि जीसॉक यानी गूगल से इंटर्नशिप, गूगल में हो गया इंटर्नशिप, या फिर गूगल में जॉब लाना हाँ, लगना आसान है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये काफी लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होता है, बट ऐसा नहीं है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जीसॉक में, या फिर डायरेक्ट आपने से पहले फर्स्ट ईयर में भी अप्लाई किया था? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट एक्सपीरियंस विथ एनीबडी, सो इट माइट नॉट बी द परफेक्ट वन, बट स्टिल आई एम ट्राइंग एंड लर्निंग। सो if you have any feedback, you can leave that in comment section. If you have not subscribed to my channel, you can subscribe to my channel and can share it with your friends. And see you in the next video. Bye bye.